नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आई एम एस चंदेव। आज हम लोग का जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 7th लेक्चर है। तो 7th लेक्चर में एनसीईआरटी को हम फॉलो भी कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है क्या? तो देखिए, डाल्टन एटॉमिक थियरी, देखिए सबसे पहले एटम के बारे में डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने बताया। आज से लगभग 300 से 400 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग मान के चलिए तो 2400 से 2300 वर्ष पहले। उसी समय, उससे और पहले अपने यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कणाद। उन्होंने भी इस टाइप का हाइपोथेसिस दिया था। तो ये हाइपोथेसिस, उसके बाद जो प्रैक्टिकली हाइपोथेसिस है, थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी उस पर प्रूफ हो सकते हैं, उस टाइप की जो हाइपोथेसिस, उन सब का स्टडी करने के बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए हैं, ये हाइपोथेसिस थी उनकी। तो जो उन्होंने कहा है, वो क्या कहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है एटॉमियो। एटॉमियो से निकला हुआ है एटम। तो ये एटम, एटॉमियो का मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब कि उसको हम फिर से ब्रेकआउट नहीं कर सकते, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो एटम है क्या? तो एटम है किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फिर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिसोसिएट नहीं कर सकते। क्या? एक बार फिर से सुनिए। कोई भी किसी भी तत्व का वह छोटे या किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसको पुनः उसके अवयवी कणों में नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस which do not further dissociate into subatomic particle, so called atom. Atom is the Greek word atomio. Its English meaning is indivisible. तो वो हाइपोथेसिस लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात जो एटम के बारे में उन्होंने बताई है वो क्या है, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। देख लीजिएगा, इनडिविजिबल एटम्स मतलब कि मैटर, किसी भी मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डज नॉट डिसोसिएट इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, सो दैट्स कॉल्ड एटम। एटम को हम पुनः नहीं तोड़ा जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग नहीं तोड़ा जा सकता? जॉन डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ा जा सकता। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ये पॉइंट अभी भी सही है या नहीं सही है। ओके, तो ये देखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है ऑल एटम अ गिवन एलिमेंट हैव अ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ये कह रहा है कि कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल मास वाले होंगे, ये अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या ये पॉइंट इनका सही है या गलत है। लेकिन इनके पॉइंट्स के बारे में पहले हम लोग देख लें, फिर इसके बाद जानेंगे कि ये सही है या गलत है। दूसरी बात, अगर हम तीसरी बात कहें तो कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन डिफर इन मास। डिफर इन मास मतलब अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनके जो एटम्स होंगे उनके मास के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होंगे, डिफर। चलिए, ये तो था अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। अभी देखेंगे कि क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग पूछा जाए सो दिस इज करेक्ट है, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग अभी हम देखते हैं। अगला पॉइंट है 4th नंबर, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये कह रहा है डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसके लिए डिफरेंट एलिमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और वो भी फिक्स रेशियो में। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, देयर आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
ये पॉइंट कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एटम ना तो क्रिएट होगा और ना ही जनरेट होगा। ओके, चलिए अब आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, सबसे पहले कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो देखिए इंडिविजुअल एटम तो होता नहीं है, डिसोसिएट कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। और किसमें डिसोसिएट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, लगभग 210 टाइप के इसमें पार्टिकल को डिसोसिएट किया जा सकता है। मतलब एटम को मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 210 पार्टिकल में डिसोसिएट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ स्टेबल हैं, कुछ अनस्टेबल हैं। स्टेबल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अनस्टेबल में मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन बहुत सारे हैं। उनका स्टडी बाद में करेंगे। यानी कि जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग पहला जो पॉइंट उन्होंने कहा है वो करेक्ट है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, अगला, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एटॉमिक मास। ये जो कह रहे हैं इनकी बात सही है, लेकिन तब तक सही थी जब तक कि आइसोबार का स्टडी, आइसोटोप्स का स्टडी नहीं हुआ था। तो आइसोटोप्स हमें मालूम है, ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट की जो मास है वो एटम का मास आइडेंटिकल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन के केस में ही देखें तो 1H1, 1H2 और 1H3, तो हाइड्रोजन ही 3 टाइप का है। वैसे तो 6 टाइप का हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, लेकिन इन जनरल IIT JEE और नीट के लिए आप 3 ही पढ़ते हैं। वैसे तो कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? आपको 3 पढ़ना है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 17, यहाँ पे 35 और ये 37। तो क्लोरीन में भी अगर आप देखें तो 28 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से आपको 2 पढ़ने हैं। तो हम बताने जो वाले थे वो है आइडेंटिकल मास नहीं होता है, जबकि डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग क्या है? डाल्टन साहब कहते हैं कि जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल एटम अकॉर्डिंग टू देयर मासेस आर पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या हम इनको पढ़े ना? नहीं भाई, बिगनिंग है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आता है तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन लिखे हो तब तो ये सही कहना, लेकिन अगर डाल्टन नहीं लिखा है और स्टेटमेंट लिखा है तो फिर वो गलत होगा। लेकिन डाल्टन साहब लिख दिया है तो फिर यही स्टेटमेंट सही माना जाएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट, ये कह रहा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है कि डिफर एलिमेंट का जो एटम का मास होगा वो डिफर होगा। ये डाल्टन के अकॉर्डिंग तो सही है, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड दिस पॉइंट। कैसे देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो हमें मालूम है ट्राइटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है और हीलियम आपका, ये दोनों एटम के मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफर है, यानी कि एलिमेंट भी डिफर है। जबकि ये कहता है डिफरेंट एलिमेंट, जबकि ये डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन फिर भी इनके मास सेम है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट सही है, लेकिन बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्या आता है? कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। देखिए आपको बात बता दें, डिफरेंट एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं, डिफरेंट एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल HD, अगर ये कंपाउंड बनाया, हाइड्रोजन है ये भी, या DT ये बनाया, DT का मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट भी सेम फिक्स रेशियो में वो कंबाइनिंग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वन,
कहता है एलिमेंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, देयर आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल फिनोमेना। ये भाई साहब सही कह रहे हैं, तो इनको हम लिखे रहते हैं। ठीक, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो हम लोग अब देखते हैं। तो इसके एक बार नोट करिए और देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके। क्या है ये रूल? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कोई एक एलिमेंट है ए और ये दो कंपाउंड बना रहा है। अगर आप देखें तो एलिमेंट ये ए है, ये इसके साथ मिलता है, ए बी के साथ मिलता है तो ये कंपाउंड बनाता है, और ए सी के साथ मिलता है तो ये कंपाउंड बनाता है। समझिएगा, ये इसके साथ मिलता है तो ये कंपाउंड बनता है, ये इसके साथ मिलता है तो ये कंपाउंड बनता है। अगर ये आपस में मिलते हैं, ये इसके साथ मिलता है तो ये कंपाउंड, ये इसके साथ मिलता है तो ये कंपाउंड। अगर आप देखें ये इसके साथ मिलता है, देखो ये इसके साथ मिलता है तो ये कंपाउंड, ये इसके साथ मिलता है तो ये कंपाउंड। दोबारा देखिएगा, ए बी और सी, ए बी के साथ मिलता है तो ये कंपाउंड, बी सी के साथ मिलता है तो ये कंपाउंड। अगर ए और सी भी मिलता है तो वो उसी रेशियो में मिलेगा जो इसके साथ और ये इसके साथ मिल चुका है, या उसके मल्टीपल में होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बड़े कंफ्यूजन वाला है। क्या कहता है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए बी के साथ मिलता है तो कंपाउंड बनता है ए बी, बी सी के साथ मिलता है तो कंपाउंड बनता है बी सी, और अगर ये इसके साथ मिलता है तो बनेगा ए सी। ये उसी रेशियो को फॉलो करेगा जिसमें ये आपस में जुड़ चुके हैं या उसके मल्टीपल में होगा। कंफ्यूजन क्या समझ में ही नहीं आया? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के CH4 बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर H2O बनाया। अब अगर ये मिलता है तो इस फॉर्म में देखिएगा, यहां पे एक कार्बन है मतलब 12, यहां पे और हाइड्रोजन 4 है तो 4, यहां पे 2 अनुपात या रेशियो 16। यहां पे अगर हम देखें, यहां पे 12 था, यहां पे 16 था, तो ये आपस में मिलेंगे या तो उसी रेशियो में होंगे या उसके मल्टीपल में होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12:16, 12 और 16 वही तो है, 12 और 16, या तो 12-16 होता या ये हो सकता था CO2 मतलब 12 और 32, या उसके मल्टीपल में। मल्टीपल अभी हमने बताया नहीं है, अभी बताएंगे जस्ट, ठीक है। तो ये या तो उसी रेशियो में जुड़ सकता है या उसके मल्टीपल में जुड़ सकता है। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कुछ एग्जांपल इसके और भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हाइड्रोजन है, सल्फर है, या ऐसे करने हम, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। सबसे पहले ये आपस में मिलेगा H2S, फिर ये आपस में मिलेगा H2O, फिर अगर ये आपस में मिलता है तो SO2। आप देखें रेशियो की अगर हम बात करें तो 2:32, सल्फर का 32, यहाँ पे 2:, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे 32 और ऑक्सीजन 16 दूना 32, तो यहाँ पे 32 तो है सल्फर, लेकिन ये इसका मल्टीपल में है, 16 दूना 32। तो ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। आगे अगर हम देखें, चलिए इसको नोट करिए।
हम जो लोग रूल देखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी 2-3 जगह दिया गया है और कई बार क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्जाम में आया भी है। क्या है ये? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है इसको बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं इसको? सबसे पहले इसकी अगर हम हिंदी देखें तो गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम मतलब मल्टीपल में होगा, गुणा में होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। टू और मोर एलिमेंट combine to each other and form two or more substance. These two or more substance are followed multiple proportion according to their atomic masses of constituent atoms. क्या कह दिया? हमने कहा है कि दो या दो से अधिक अगर हम एलिमेंट लें और उनको कंबाइंड करने के बाद कई सारे सब्सटेंस बने, उन सभी सब्सटेंस में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनका जो परमाणु भार है, एटॉमिक मास है, वो फिक्स रहेगा और सभी एलिमेंट का उसके मल्टीपल में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, या दो एलिमेंट का फिक्स रहेगा, तीसरे एलिमेंट का मल्टीपल में ऐड होता चला जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन ले लें और ये मिलकर के दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा, कार्बन यहाँ पे है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है 16। यहाँ पे कार्बन 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन 16 दूना 32। तो अगर आप देखें तो कार्बन दोनों जगह फिक्स है, कार्बन क्या है? दोनों जगह फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन उसके मल्टीपल में ऐड हो रहा है। तो वही डेफिनेशन है, when two or more element combine to each other and form a two or more substance, these substance followed multiple according to their atomic masses of constituent element. Some elements contain a fixed ratio. Okay? दूसरा एलिमेंट अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने ले लिया है H और ऑक्सीजन। ये दो हमने एलिमेंट से कंबाइन किया और दो कंपाउंड बनाए। एक तो बनाया H2O, दूसरा बनाया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। अब अगर हम यहाँ पे मास देखें हाइड्रोजन का तो 2, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे देखें 2 और ऑक्सीजन का 32। तो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स है, हाइड्रोजन आप देखें तो फिक्स है और ऑक्सीजन उसके मल्टीपल में ऐड हो रहा है। ऐसे ही अगर हम एलिमेंट देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, लगभग 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन से? एक तो N2O, दूसरा NO, तीसरा N2O3, चौथा N2O4, पांचवा N2O5। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे है 14 दूना 28 और 16, 2 से डिवाइड कर दें 14 और 8। यहाँ पे देखें सीधा सीधा 14 और ऑक्सीजन 16। यहाँ पे देखें 28 16 3 48 48, 2 से डिवाइड कर दें तो 14 और 24। ऐसे यहाँ पे देखें 28:64, यहाँ 2 से डिवाइड कर दें ये हो जाएगा 14 × 32। यहाँ पे देखें 28, नाइट्रोजन 14 दूना 28 और 16 पंचे 80, 2 से डिवाइड कर दें तो 14:40। अगर आप इन सभी एलिमेंट्स में देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया और उनसे 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें आप देखें तो नाइट्रोजन हर जगह, आप देखिएगा नाइट्रोजन सभी जगह फिक्स है, 14 14 14 14 और 14 14। यहाँ पे देखें 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। यानी कि ऑक्सीजन जो है मास के अकॉर्डिंग उसके मल्टीपल में ऐड होता चला जा रहा है। ये था आपका। ऐसे ही अगर आप देखें सिंपली तो क्या और भी एलिमेंट हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे
Cu2Cl2 और CuCl2। आप यहां पे देखिएगा कॉपर के केस में, कॉपर का होता है 63.5, तो 63.5 इंटू 2 प्लस 71, 35.5 Cl का रहता है, डबल कर दिया 71, और यहाँ पे 63.5 रेशियो, यहाँ पे रेशियो कर दें 71, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 63.5 इस टू 35.5। तो देखिए 63.5 यहाँ पर भी है, 63.5 यहाँ पर भी है, Cl जो है उसके मल्टीपल में ऐड हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखें तो PbCl2 और PbCl4, Pb अकेला है और यहाँ पे 2 है और 2 से 4 हो गया है, तो ये भी उसके मल्टीपल में हो जाएगा, आप करके देखिएगा। ऐसे ही SnCl2, SnCl4 ये भी है। बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ह्यूज नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने बताया था 2 और मोर एलिमेंट, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो 3 एलिमेंट कंबाइन करने वाला कोई एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल देंगे। तो देखिएगा 3 एलिमेंट वाला, देखिए ये एग्जाम्पल है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। आप देखिएगा यहाँ पे HCl सबका फिक्स है, सबका एटॉमिक मास फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन 1 है, 2, 3, 4, मतलब 16 दूना 32, 16 3 48, 16 4 64, ये इसके मल्टीपल में ऐड होता चला जाएगा। तो कुछ एलिमेंट का मास फिक्स रहता है और कुछ एलिमेंट उसके मल्टीपल में ऐड होते चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक नहीं बहुत सारे, हजारों एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। बहुत बार हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया हाइड्रोजन 1 को लेकर के, दूसरा दिया गया ऑक्सीजन 16 को लेकर के, और तीसरा दिया गया है कार्बन 12 को लेकर के, जिनमें से ये मॉडर्न है, इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो एक्चुअली एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास वो रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास वो रिप्रेजेंटेशन है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन 12 के 1/12 टाइम से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम कितने टाइम्स हैवियर है। क्या क्या क्या, दोबारा सुनिए। एटॉमिक मास एक ऐसा नंबर है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो C12 के, कार्बन का 12 वाला आइसोटोप्स का 1/12 टाइम से कितना ज़्यादा हैवियर है, भारी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं पे आके देखते हैं एटॉमिक मास क्या है। तो AMU पहले तो कुछ बता देते हैं कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, इसके बराबर होता है। और 1 AMU याद रखिएगा को हम लोग 1U भी कह सकते हैं। ये AMU क्या चीज है? ये AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट।
क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और U का मतलब क्या है? सिर्फ ये U लिखा हुआ है, इसका मतलब है यूनिफाइड मास। तो चाहे तो AMU लिख दो या U लिख दो, ठीक है। अब यहां पे एक सोचने वाली बात है, एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है? इतना छोटा वैल्यू है, कैसे निकाला जाता है? तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है या कैलकुलेशन कह सकते हैं, कैलकुलेट बाय द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देख लीजिएगा, और जनरली आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो पॉइंट में दिया जाता है। 12.000 समथिंग, ऑक्सीजन का 16.00 या 15.99 इस टाइप से, या हाइड्रोजन का 1.008 इस टाइप से दिया जाता है। ये फ्रैक्शन में क्यों है? ये डेसिमल पॉइंट में क्यों है? तो उसके लिए हम आपको बता दें कि जितने भी एटॉमिक मास लिखे रहते हैं वो एक्चुअली किसी एक फिक्स एटम का नहीं रहता है। क्या क्या क्या? उसमें एक ही टाइप के एटम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि एक ही टाइप के एटम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा, उन एटम्स का एक कोई फिक्स, मतलब जो एक 50-50-50 या 30-30 इस टाइप से कोई अरेंजमेंट नहीं रहता। कोई 99% है तो कोई 0.1% है, कोई 0.98% है, इस टाइप से पॉइंट में परसेंटेज भी रहता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो डेसिमल में रहता है या फ्रैक्शन में रहता है। तो देख लेते हैं कैसे। तो उसके लिए क्या है? वो है आपका एवरेज एटॉमिक मास। क्या है? वो है आपका एवरेज एटॉमिक मास। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लिखे हुए हैं वो सभी के सभी हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल यही है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम कार्बन की बात करें तो एवरेज निकाला कैसे जाएगा? देखते हैं, हटा देते हैं इसको। तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? परसेंटेज इनटू मास फर्स्ट प्लस परसेंटेज इनटू मास सेकेंड प्लस डॉट डॉट अपॉन 100। अगर कहीं पे एटॉमिक मास दिए गए हैं, उनका परसेंटेज दिया गया है, तो उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐड करेंगे और अपॉन 100 कर देंगे। कैसे? जैसे दिया गया है कार्बन, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12, कार्बन 13.00335, कार्बन 14 ये एनसीईआरटी का डेटा है 00317। इसका जो परसेंटेज दिया गया वो है आपका 98.892। इसका जो परसेंटेज दिया गया 1.108 और इसका 2 × 10⁻⁻10 ये दिया गया है। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो 12 × 98.89
2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, ये है परसेंटेज अमाउंट, तो ये हो जाएगा 13.00335 इंटू 1.108 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 14.00317 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 और अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.011 ALU। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और बताते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स दिए गए हैं, एक 35 और एक 37। ये दो आइसोटोप्स दिए गए हैं और इनका एवरेज निकालना है, जबकि ये है 75% और ये है 25%। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे आएगा? इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 35 इंटू 75 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 37 इंटू 25 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3550 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो 35.5। ऐसे ही एक्सरसाइज में एक आर्गन वाला भी दिया गया है, उसको आप खुद ही कर लीजिएगा। क्लोरीन वाला हमने बता दिया है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे अगर हमने कह दिया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 रहता है, ये 16 रिप्रेजेंट क्या करता है? 16 ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इसका एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स से ये 16 टाइम्स ज्यादा है। क्या क्या क्या? एक बार फिर से देखिए, नाइट्रोजन कितना है? एटॉमिक मास 14 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स से ये 14 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। जैसे यूरेनियम की बात करें, 235 की बात करें, ये 235 यूरेनियम का एटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स से ये 235 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे अगर हम कहें तो लिथियम 7, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लिथियम का जो मास, एटॉमिक मास 7 है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग से वो 7 गुना ज्यादा भारी है। जैसे अगर हम कहें सोडियम का 23, ये 23 क्या रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स से ये 23 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। अगर हम कहें हाइड्रोजन का 1, क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स के बराबर है, ये एक बराबर है। ऐसे हम कहें हीलियम 4, इसका मतलब क्या है कि एक हीलियम का एटम कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स से 4 टाइम्स ज्यादा हैवियर है, भारी है। ये रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ये रिप्रेजेंटेशन है कि वो कार्बन 12 के 1/12 टाइम से कितना ज्यादा हैवियर है, या उसके बराबर है, या उससे कम है, या क्या कितना उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के लिए जो मॉडर्न यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है वो कार्बन 12 मानी गई है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि मॉडर्न एटॉमिक मास के लिए कौन से एलिमेंट को उन्होंने स्टैंडर्ड माना है। तो कौन एलिमेंट है? कार्बन 12 स्टैंडर्ड एलिमेंट है, जिसके
जिसको लेकर के हमें डेफिनेशन दिया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। खूब पढ़िए मेहनत से और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। बिल्कुल इधर उधर टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन एग्ज़ाम होना है मतलब होना है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई अपनी करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी आपको सफलता नहीं मिलनी है, ये आप समझ लीजिए। कुछ भी हो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।